हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनिमी एक्स थ्योरीज, जहां मिलती हैं अनसुनी कहानियां और चौंका देने वाली व्हाट इफ थियरीज। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि नारुतो है। उसके युग का 7वां हो चुका था। उस लड़ाई में जिसमें ओत्सुत्सुकी कबीले के देवता से सामना हुआ था, पूरा शिनोबी विश्व पूरी तरह नष्ट हो गया। मरने से पहले सस्के ने बेहोश नारुतो को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जब नारुतो जागा तब तक शिनोबी विश्व पहले ही एक बंजर भूमि बन चुका था। नारुतो केवल घुटनों के बल बैठकर कड़वा रो सकता था, लगभग अपनी सारी आंखों के आंसू बहा चुका था। उसने दुश्मन से बदला लेने के बारे में भी सोचा था, लेकिन समय बीतने के साथ अब अपने बुजुर्ग वर्षों में वह पहले ही असहाय हो चुका था। नारुतो एक बार फिर अपने साथियों की कब्रों के सामने बैठा गहरे दुख में डूब गया। उसने आह भरी, काश वह समय को पीछे मोड़ सकता। उसने कसम खाई कि वह उस कबीले के बराबर ताकत हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। अपने साथियों के प्रति पछतावे और माफी से भरे दिल के साथ वृद्ध नारुतो ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उसकी आत्मा गायब नहीं हुई। इसके बजाय वह एक सफेद स्थान पर प्रकट हुआ, जहां उसका रूप फिर से युवा था। उसके सामने एक विशाल सुनहरी चक्र तैर रहा था। नारुतो ने हैरानी और विस्मय से घूरा, सोचते हुए कि क्या यह स्वर्ग है। उसने सुनहरी चक्र की ओर हाथ बढ़ाया और अचानक चारों ओर तेज रोशनी फूट पड़ी। नारुतो ने पाया कि उसकी चेतना एक सुरंग से गुजर रही है। जब वह फिर जागा, उसने महसूस किया कि वह तेज गति से चल रहा है। पास के पेड़ पर रुककर हैरानी से देखा कि वह सफेद चोगा पहने था और उसके शरीर में फिर से जीवन था। नारुतो उलझन में पड़ गया। ये वह समय रेखा थी जब सस्के और इटाची अपनी अंतिम लड़ाई करने वाले थे। उनका मिशन था सस्के के ठिकाने का पता लगाना। नारुतो का दिल उत्साह से धड़क उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मजबूत विश्वास सचमुच उसकी आत्मा को 16 साल की उम्र में फिर से जन्म लेने देगा। उसी समय काकाशी पास आया, हैरान कि नारुतो अचानक क्यों रुक गया। अन्य कोनोहा निंजा भी उसके चारों ओर रुक गए। भविष्य में जो साथी मर चुके थे, उन्हें देखकर नारुतो का दिल दुख से भर गया। उसने आंसुओं को रोककर शांत रहने का नाटक किया और कहा कि वह ठीक है। फिर उसने काकाशी से सवाल किए ताकि समय रेखा का सही बिंदु पक्का कर सके। दो बड़े घटनाक्रम होने वाले थे, इटाची और सस्के की अंतिम लड़ाई और जिराया का हिडन रेन विलेज में प्रवेश। समय कम था। नारुतो के पास टीम को समझाने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने अस्थायी रूप से सस्के की खोज करने वाली टीम छोड़ने का निर्णय लिया। उसे पता था कि सस्के और इटाची की लड़ाई घातक नहीं होगी, लेकिन जिराया की स्थिति अलग थी। उसे अपने गुरु को बचाने के लिए रेन विलेज पहुंचना ही था। नारुतो की अचानक की गई कार्यवाही से काकाशी पूरी तरह उलझ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि नारुतो के लिए सस्के को ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। काकाशी ने शांतिपूर्वक कहा कि जब तक नारुतो के पास टीम छोड़ने का बहुत अच्छा कारण ना हो, वह इसे अनुमति नहीं देगा। आखिरकार उस समय नाइन टेल्स का जिचिरिकी होने के नाते नारुतो अकत्सुकी का मुख्य लक्ष्य था। उसे अकेले जाने देना बेहद खतरनाक था, लेकिन नारुतो ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि सावधान काकाशी उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। बातचीत के दौरान उसने गुप्त रूप से नेचुरल एनर्जी अवशोषित करना शुरू कर दिया। अब जब वह पुनर्जन्म ले चुका था, कई जुटिसु पहले से ही उसकी स्मृति में गहराई से अंकित थे, तो उन्हें फिर से अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे ये भी पता था कि यदि वह भविष्य से आने की सच्चाई बताता तो भी कोई उस पर आसानी से विश्वास नहीं करता। इसलिए नारुतो ने जबरदस्ती निकलने का फैसला किया। काकाशी ने नारुतो के अजीब व्यवहार को देखा और तुरंत यमाटो से 4 पिलर प्रजनन का उपयोग कर उसे फंसाने को कहा। लेकिन अचानक नारुतो की आंखों के किनारे से सेज मोड के नारंगी निशान दिखाई देने लगे। काकाशी तुरंत समझ गया कि यह जिराया का सेज मोड है और हैरानी से पूछा कि नारुतो ने ये कब सीखा। नारुतो ने सिर झुकाकर सबको माफी मांगी और कहा कि उसके पास कुछ जरूरी काम है और उसे पहले जाना होगा, बाकी बाद में सब समझाएगा। इतना कहकर उसने पल भर में 4 पिलर प्रजनन तोड़ दिया और बॉडी फ्लिकर से गायब हो गया। यमाटो उसका पीछा करने ही वाला था कि काकाशी ने उसे रोक दिया। नारुतो को जितना वह जानता था उसके हिसाब से यह मानना मुश्किल नहीं था कि उसके पास कोई ठोस कारण है और अभी सेज मोड में उसे रोकना किसी के लिए भी असंभव था। काकाशी ने सबको सस्के की खोज जारी रखने का आदेश दिया, जबकि साई को अपनी सुपर बीस्ट इमिटेटिंग ड्राइंग से यह जानकारी सुनाने को कहा। टीम से निकलने के बाद नारुतो एक ऊंचे स्थान पर रुका और सेज परसेप्शन से चारों ओर सब कुछ महसूस किया। 3 बजे की दिशा में टीम ताका थी, जबकि 6 बजे इटाची। हालांकि नारुतो सस्के को देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन यह सही समय नहीं था। उसने 6 बजे की ओर मुड़कर इटाची से उच्चाहा शिजुई की आंख लड़ाई से पहले प्राप्त करनी थी। नारुतो को इटाची के प्रति गहरा सम्मान था। पिछली जिंदगी में होकागे बनने के बाद वह और बेहतर समझ गया था कि इटाची ने कोनोहा की शांति के लिए कितनी बलिदान दी। कुछ ही देर में उसने जंगल में इटाची को ढूंढ लिया। इटाची हैरान हुआ कि नारुतो खुद उससे मिलने आया है। नारुतो चाहता था कि इटाची सस्के से लड़ाई छोड़ दे।
उसे पता था कि इटाची की सेहत का मतलब था कि उसकी जिंदगी में कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन इटाची अड़ा हुआ था क्योंकि यही लड़ाई सिस्के के मंगेकियो शेरिंगन जगाने का तरीका था और नारुतो जानता था कि ओत्सुकी से लड़ने के लिए सिस्के की शक्ति बेहद जरूरी है। इटाची वह व्यक्ति था जो रहस्य रख सकता था, इसलिए नारुतो ने मुट्ठी भिड़ाकर भविष्य की सच्चाई उसे बता दी। हैरान करने वाली सच्चाई ने इटाची की मान्यताओं को हिला दिया। वह इसे आसानी से स्वीकार या विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन नारुतो के अचानक बदलाव को देखकर उसे अंदाजा हुआ कि यह शायद सच है। सब कुछ सुनने के बाद इटाची को सांत्वना और दुख दोनों महसूस हुए। सांत्वना इस बात की कि हालांकि आखिर में सिस्के भटक गया, लेकिन उसने कोनोहा और शिनोबी विश्व की रक्षा की, उचाहा नाम को पुनः स्थापित किया और यहां तक कि उसकी एक बेटी भी हुई, सरादा। ये सोचकर इटाची के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन वह दुखी भी था कि आखिरकार सिस्के और कोनोहा इतने दुखद अंत से गुजरे। नारुतो ने सोचा कि नियति के मोड़ से उसे इस युग में फिर से जन्म मिला है। इस बार वह उस अंत को कभी दोहराने नहीं देगा। उसने इटाची से माफी मांगी और कहा कि वह भाइयों की अंतिम लड़ाई रोकना नहीं चाहता। इटाची ने उसकी मंशा समझ ली। ये लड़ाई सिस्के की वृद्धि में सबसे अहम मोड़ थी। भले ही नारुतो कोशिश करता, इटाची फिर भी इस लड़ाई पर अड़ा रहता, जैसा पिछली जिंदगी में हुआ था। उसने शिजुई की आंख नारुतो को सौंपी और भविष्य में सिस्के को भी उसकी जिम्मेदारी दी। फिर वह अकेला उचाहा हाइड आउट लौट गया ताकि लड़ाई का इंतजार कर सके। हालांकि नारुतो अनग था, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने गुरु जिराया को बचाना थी। उसने शिजुई की आंख वाली कौवा एक स्क्रॉल में सील की और हिडन रेन विलेज की ओर दौड़ पड़ा। कुछ घंटों बाद जिराया और पेन की लड़ाई चरम पर पहुंची। पर्याप्त जानकारी न होने के कारण जिराया अचानक जुरेन पाथ से घिर गया और उसका एक हाथ खो बैठा। पेन ने आकाश और पानी दोनों से जिराया पर हमला किया। उसे खत्म करने ही वाला था। निर्णायक क्षण पर नारुतो अचानक आ गया और रासेंगन से उस चुरान पाथ को नष्ट कर दिया। जिराया और फुकासाकु उसकी परछाई देखकर हैरान रह गए, सोचते हुए कि मानो मिनाटो लौट आया हो। टैंडो चकित रह गया कि जिराया को मदद मिल गई है। उसने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन तब तक नारुतो का रासेंगन उसकी ओर उड़ चुका था। घूमते हुए घने चक्र को देखकर टैंडो ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की और शिराटेंसी से उसे रोकने की कोशिश की। इस मौके का फायदा उठाकर नारुतो ने जिराया को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जिराया ने हैरानी से नारुतो का नाम पुकारा, पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है और उसे भाग जाने को कहा, क्योंकि पेन ऐसा नहीं था जिससे नारुतो अकेले निपट सके। इस समय नारुतो की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इस बार वह आखिरकार सही समय पर पहुंच गया था। उसने मुड़कर आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो मास्टर, बाकी मुझ पर छोड़ दो। नारुतो ने आखिरकार जिराया को पेन के हाथों से बचा लिया। जिराया नारुतो को देखकर हैरान रह गया क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नारुतो वहां आएगा। फुकासाकु ने नारुतो की आंखों के कोनों पर नारंगी निशान देखे और आश्चर्य से पूछा कि नारुतो माउंट म्योबोकु का सेज जुत्सु कैसे इस्तेमाल कर सकता है। नारुतो सहज रूप से फुकासाकु को नमस्ते करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था, उसे याद आया कि इस समय तक उसकी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। जिराया ने भी नारुतो का बदलाव देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि नारुतो सेज मोड में था। उसका सेज ट्रांसफॉर्मेशन उसके गुरु जिराया से भी ज्यादा परफेक्ट था। इसी समय पेन ने अपनी ताकतें जुटाकर युद्ध की मुद्रा बना ली। नारुतो ने जिराया और बाकियों से कहा कि वे अभी आराम करें, पेन को पहले वह अकेले संभालेगा। जब नारुतो ने अपने गुरु को पेन द्वारा घायल देखा तो भले ही उसने अपनी पिछली जिंदगी में नागाटो को माफ कर दिया था, लेकिन उसके दिल का गुस्सा वह दबा नहीं पाया। फुकासाकु ने नारुतो को समझाया कि अभी लड़ाई में फंसना बुद्धिमानी नहीं होगी। सबसे जरूरी था जिराया को माउंट म्योबोकु वापस ले जाकर उपचार करना। अपने गुरु की भारी खांसी सुनकर नारुतो ने अपना गुस्सा दबाया। उसने एक शैडो क्लोन भेजा जिसने जिराया को जमीन से उठाया और उसका असली शरीर एक हाथ से रसेंगन बनाने लगा। 2 जन्मों के अनुभव के कारण नारुतो को अब रसेंगन के लिए शैडो क्लोन की जरूरत नहीं थी। उसने पेन की ओर देखते हुए कहा, अपने गुरु को सुरक्षित जगह भेजने के बाद मैं लौटकर तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी तथाकथित शांति कितनी बेतुकी है। इतना कहकर नारुतो ने रेसेन शूरिकेन पेन पर फेंक दिया। जैसे ही सफेद तूफान फटा, फुकासाकु ने मौका पाकर रिवर्स समनिंग से सबको माउंट म्योबोकु पहुंचा दिया। पेन ने रेसेन शूरिकेन से बने गहरे गड्ढे को देखा और सोच में पड़ गया। सेज मोड, ठीक जिराया जैसा, इसलिए वह जिराया को मेरे हाथों से बचा पाया। तभी पेन के बगल में कागज के टुकड़े इकट्ठे होकर कोनन बनी। उसने पेन से कहा, ये लड़का नाइन टेल्स जिनचुरिकी है, क्या हमें इसका पीछा करना चाहिए?
एनिमल पाथ और असुरा पाथ खोने के बाद नागाटो, जो पहले से ही कमजोर था, पीछा करने की जल्दी में नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे सीधे कोनोहा जाकर नाइन टेल्स का शिकार करेंगे, चाहे कोई भी हो। भगवान के सामने हर प्रतिरोध व्यर्थ है, नागाटो ने ठंडी आवाज में कहा। उधर माउंट म्योबोकू पर शीमा ने तुरंत जिराया के घावों पर पट्टियां बांध दी। हालांकि जिराया बुरी तरह घायल था, लेकिन उसकी चोटें घातक नहीं थीं। सिर्फ उसका कटा हुआ हाथ वापस नहीं आ सकता था, बाकी घाव समय के साथ भर सकते थे। फुकासाकू ने चैन की सांस ली। अगर इस सुनहरे बालों वाले लड़के का समय पर आना न होता तो वह और जिराया दोनों मर जाते। जिराया को अपनी चोटों से ज्यादा ये चिंता थी कि नारुतो अचानक ओमेगाकुरे में कैसे पहुंच गया और वह सेज मोड का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। उसने नारुतो से पूछा, मामला क्या है? नारुतो की पीठ में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया कि अपनी पिछली जिंदगी में सास्के ने बताया था कि जब वह और बोरुतो अतीत में गए थे तो जिराया ने आसानी से उनकी असली पहचान पकड़ ली थी। नारुतो जानता था कि वह जिराया से ज्यादा देर तक सच्चाई नहीं छिपा पाएगा, लेकिन अभी सही समय नहीं था। उसके सामने कई ऐसे काम थे जो शायद कोनोहा के विल ऑफ फायर से मेल नहीं खाते। नारुतो ने जिराया से माफी मांगी और वादा किया कि सही समय आने पर वह सब कुछ विस्तार से बताएगा। जिराया ने कुछ पल नारुतो को देखा, फिर जोर से हंस पड़ा, जिससे माहौल की असहजता कम हो गई। उसे पता था कि नारुतो के पास कोई ठोस वजह होगी और वह उस दिन का इंतजार करेगा जब नारुतो उससे सब साझा करेगा। कारण चाहे जो हो, वह आभारी था कि नारुतो ने उसे सुरक्षित वापस लाया। ओमेगाकुरे जाने से पहले सुनाडे से किए वादे को याद कर जिराया और जोर से हंस पड़ा। कुछ दिनों के आराम के बाद नारुतो ने शीमा और फुकासाकू को धन्यवाद दिया और जिराया को वापस कोनोहा ले आया। गांव पहुंचकर सुनाडे ने जिराया की जांच की और पाया कि उसके हाथ को छोड़कर बाकी सब ठीक हो जाएगा। सुनाडे की आंखों से आंसू बह निकले। अगर नारुतो ना होता तो इस बार तुम बचकर नहीं आते। तुम वाकई लापरवाह हो। जिराया जोर से हंस पड़ा और सुनाडे को उनकी पुरानी शर्त याद दिलाई। क्योंकि नारुतो ने जिराया को बचा लिया था, सुनाडे ने उसके पहले टीम छोड़ने वाले अपराध को माफ कर दिया। जब नारुतो ने देखा कि जिराया और सुनाडे को अकेले में बातें करनी हैं, तो वह समझदारी से वहां से निकल गया। वह सीधे इचिराकु रामेन पहुंचा, कई बड़े कटोरे खाए और संतोष की सांस ली। सिर्फ इचिराकु रामेन ही था जो अस्थायी रूप से ओत्सुत्सुकी द्वारा लाए दर्द को भुला सकता था। उस रात नारुतो बिस्तर पर लेटा और छत को घूरते हुए सोच में डूबा रहा। मृत्यु के करीब जाकर युवा बनने का अनुभव अब भी अवास्तविक लगता था, लेकिन ये सच था। अब भी ओत्सुत्सुकी गॉड के निंजा दुनिया पर आक्रमण करने में 20 साल बाकी थे। नारुतो को तब तक अपने दुश्मनों से भी अधिक शक्तिशाली बनना था और पूरी तरह निंजा दुनिया के नियम बदलने थे। अब प्रशिक्षण शुरू करने का समय आ गया था। अपनी पिछली जिंदगी में कुरामा को खोने के बाद नारुतो खाली समय में सीलिंग जुत्सु स्क्रॉल पढ़ा करता था ताकि अपनी कमजोरियों को पूरा कर सके। अब उसके पास कई जुत्सु थे, लेकिन स्क्रॉल में अभी भी कई जुत्सु थे जो उसने पहले नहीं सीखे थे, खासकर मिनाटो का फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु। निंजा दुनिया को बदलने के लिए यह तकनीक आवश्यक थी। नारुतो ने तय किया कि वह एक बार फिर बचपन जैसा करेगा। 3 साल पहले की घटना के बाद सीलिंग जुत्सु स्क्रॉल एक गुप्त जगह छिपा दी गई थी, लेकिन एक पूर्व 7वें होकागे के रूप में नारुतो को कोनोहा का हर रहस्य पता था। अपने पिछले जीवन की यादों के साथ उसने जल्दी ही छिपा हुआ स्क्रॉल ढूंढ निकाला। ये स्क्रॉल टोबिरामा की विरासत था, अंदर के अधिकांश फॉरबिडन जुत्सु उसकी ही खोज थे। अपने पिछले जीवन में नारुतो ने कुरामा की शक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। सिर्फ जब वह अजय दुश्मनों से भिड़ा तब उसे अनेक तकनीकों के महत्व का एहसास हुआ। कुछ अनोखे जुत्सु अचानक युद्ध का रुख बदल सकते थे, इसलिए इस बार नारुतो ने तय किया कि वह सब सीखेगा। उसने स्क्रॉल की नकल की और तुरंत कोनोहा के बाहर जाकर दिन रात अभ्यास करने लगा। अपने विशाल युद्ध अनुभव और सैकड़ों शैडो क्लोन्स की मदद से नारुतो ने जल्दी ही फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु सीख लिया, और अन्य फॉरबिडन जुत्सु जैसे एडो टेंसी भी। कुछ दिनों बाद नारुतो ने जिराया को बुलाया। वह कुरामा की ए ट्राइग्राम सील की चाबी चाहता था। हालांकि जिराया अपने शिष्य नारुतो पर भरोसा करता था, लेकिन अचानक आए बदलाव से असहज था। नारुतो ने गंभीरता से कहा, कुरामा के हमले के दौरान मैंने मिनाटो सान से मुलाकात की थी और उनसे अपनी पहचान व मिशन जाना था। मैं सब कुछ अभी नहीं बता सकता, लेकिन अपने पिता के भरोसे को कभी तोड़ूंगा नहीं। नारुतो ने होकागे के नाम की कसम खाई कि वह जो भी कर रहा है, निंजा दुनिया के भविष्य के लिए है। जिराया नारुतो की बात सुनकर चुप हो गया। शायद मिनाटो की दूरदृष्टि ने इस दिन की भी भविष्यवाणी की थी। उसने और कुछ नहीं पूछा। उसने स्क्रॉल को बुलाया और टोड ने एक ट्राइग्राम सील की चाबी नारुतो को सौंप दी। उसे यकीन था कि नारुतो अब कुरामा की शक्ति नियंत्रित कर सकता है। नारुतो गहराई से प्रभावित हुआ। जिराया से विदा लेने के बाद वह घर लौटा। कुछ पल झिझकने के बाद उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। कई सालों बाद एक ट्राइग्राम सील प्रकट हुई। नारुतो आखिरकार कुरामा से फिर मिला।